नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत या कह सकते हैं सल्तनत कालीन जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था को पढ़ लिया है। सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था में सुल्तान के बाद मैंने बताया था कि सद्र उस सुदूर, काजी उल कजात, ठीक है, ये जो है न्याय से संबंधित सर्वोच्च अधिकारी थे। ठीक है, साथ ही साथ हमने बताया था कि सुल्तान जो है दीवान ए कजा तथा दीवान ए मजलिस के द्वारा भी अपना न्याय का कार्य जो है पूरा कराता था। ठीक है, अब देखेंगे कि दीवान ए मजलिस का अध्यक्ष जो होता था, कौन होता था? अमीरे दाद। मैंने बताया पिछली वीडियो में, अमीरे दाद होता था। ठीक है, आप देखेंगे कि इस दिशा में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? एक नए विभाग का गठन किया था। क्या? दीवान ए रियासत या दीवान ए रियासत नामक एक विभाग का गठन किया था। ठीक है, साथ ही साथ दीवान ए मजलिस मैं बता चुका हूं कि इसका अध्यक्ष कौन था? अमीरे दाद था। दीवान ए मुमालिक सुल्तान को कानूनी जो है परामर्श देता था तथा प्रांताध्यक्षों को सहायता कौन देता था? काजी या साहिब दीवान करते थे। ठीक है, इन पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। हम लोगों ने यह भी चर्चा करी थी कि मुस्लिम कानून के जो 4 स्रोत थे, कौन कौन थे? कुरान, हदीस, इजमा, कयास। ठीक है, इन नियमों के आधार पर क्या होता था? न्याय व्यवस्था जो है चलती थी और न्याय व्यवस्था दिया जाता था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन कानून। सल्तनत कालीन कानून के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सल्तनत कालीन क्या कानून। ठीक है, सल्तनत कालीन कानून के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सल्तनत काल में मुख्यतः जो है 4 प्रकार के कानून थे। कितने? 4 प्रकार के, मुख्यतः जो है 4 प्रकार के कानून थे। पहला क्या था? पहला तो सामान्य कानून था। क्या था? पहला जो है सामान्य कानून था। सामान्य कानून। सामान्य कानून के अंतर्गत देखेंगे कि व्यापार आदि से संबंधित कानून, ये जो क्या थे? ये व्यापार आदि से संबंधित कानून थे जो मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम दोनों पर लागू होते थे। किस पर? मुस्लिम और गैर, या आप कह सकते हो हिंदू मुस्लिम दोनों पर लागू होते थे, या कह सकते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर लागू होते थे। ठीक है, यह कानून जो है केवल ऐसा कहा जाता है कि यह कानून केवल मुसलमानों पर ही लागू थे। यह कानून केवल मुसलमानों पर लागू थे, लेकिन दोनों पे कहां लागू थे? व्यापार के समय। ठीक है, तीसरा जो दूसरा कानून है वो है देश का कानून। पहला तो हो गया सामान्य कानून, दूसरा कौन हो गया? देश का कानून। देश का कानून। इसमें आप देखेंगे सुल्तानों के अधीन या शासित क्षेत्र में जो
प्रचलित स्थानीय कानून थे वो थे, क्या थे? सुल्तान के अधीन कहां? प्रांतीय क्षेत्रों में या शासित देश में, अधीन शासित देश में जो स्थानीय कानून लागू थे, ठीक है, ये थे देश का कानून। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा कानून था फौजदारी कानून। कौन था? फौजदारी कानून। फौजदारी कानून के अंतर्गत देखेंगे यह कानून पूर्ण रूप से किस पे? मुस्लिम और गैर मुस्लिम पर पूर्ण रूप से समान भाव से दोनों पर लागू, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो चौथा कानून देखेंगे वो है गैर मुस्लिमों के कानून। गैर मुस्लिमों के कानून। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हिंदू या गैर मुसलमानों के सामाजिक या धार्मिक मामलों में सल्तनत का नाम मात्र हस्तक्षेप होता था। किसमें? इसमें सामाजिक धार्मिक जो मामले थे, इसमें जो है सुल्तान का जो है नाम मात्र का हस्तक्षेप होता था। किसका? सुल्तान का हस्तक्षेप जो था क्या था? नाम मात्र का होता था, ठीक है। आप देखेंगे कि ये मामले जो है प्रायः पंचायतों में, इनके ये जो थे गैर मुस्लिमों के कानून, इनके जो चूंकि ये किससे थे? सामाजिक धार्मिक मामले से संबंधित थे, इसमें सुल्तान का हस्तक्षेप जो है नाम मात्र का होता था या ना के बराबर होता था। इसलिए ये मामले प्रायः क्या करते? पंचायतों में विद्वान पंडित एवं ब्राह्मणों द्वारा किसे? विद्वान पंडित और ब्राह्मणों द्वारा सुलझाए जाते थे, ठीक है। तो ये जो चार कानून थे, ये जो है कहां लागू थे? ये लागू थे सल्तनतकालीन व्यवस्था में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सल्तनतकालीन व्यवस्था में ये जो चार कानून लागू थे, इसमें दंड का विधान कैसा था, ठीक है। हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। दंड का विधान, ठीक है, या दंड विधान। दंड विधान आप देखेंगे कि सल्तनत काल में जो दंड विधान था क्या था? बहुत कठोर था। दंड विधान बहुत जो है कठोर था। साथ ही साथ आप देखेंगे अपराधानुसार, या कह सकते हैं कि जैसा अपराध वैसी सजा के रूप में अंगभंग, मृत्युदंड तथा संपत्ति जब्त कर लेने तक का दंड दिया जाता था। क्या? अंगभंग करने का, मृत्यु दंड देने का और संपत्ति जब्त
करने का एक कानून जो है लागू थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सल्तनत कालीन प्रांतीय न्यायालय, सल्तनत कालीन प्रांतीय न्यायालय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सल्तनत कालीन प्रांतीय न्यायालय, प्रांतीय न्यायालय, ठीक है। इसमें देखेंगे ये जो प्रांतीय न्यायालय थे, ये 4 प्रकार के न्यायालय उस समय अस्तित्व में थे। कितने? 4 प्रकार के न्यायालय जो है सल्तनत कालीन व्यवस्था में अस्तित्व में थे। ठीक है, कौन कौन थे? पहला क्या था? पहला था गवर्नर का न्यायालय। पहला क्या था? गवर्नर का न्यायालय। गवर्नर का, ठीक है, गवर्नर का न्यायालय। यह जो है प्रांत का सर्वोच्च न्यायालय होता था। यह जो है प्रांत का क्या था? सर्वोच्च न्यायालय था। सर्वोच्च, यह प्रांत का सर्वोच्च न्यायालय था, जिसे क्या हम कहते थे? जिसे हम वली कहते थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षा में। यूपी पीसीएस की परीक्षा में 2001 में पूछा गया है कि वली जो है क्या था? वली जो है प्रांत का जो है सर्वोच्च न्यायालय था, और जिसे क्या कहते थे हम? वली कहते थे। ठीक है, जिसे हम वली कहते थे। वली जो है, वली गवर्नर, या जिसे, हाँ सॉरी, वली या इसी को हम क्या कहते थे? गवर्नर। गवर्नर का न्यायालय, वली को हम गवर्नर कहते थे। वली या गवर्नर जो क्या करता था? मुकदमों के संबंध में किसकी सहायता लेता था? मुकदमों के संबंध में काजी ए सूबा की सहायता लेता था। किसकी? काजी, काजी ए, काजी सूबा की सहायता जो है लेता था, तथा उसके निर्णय के विरुद्ध कहां? केंद्रीय न्यायालय में अपील की जा सकती थी। मतलब कि सुल्तान के न्यायालय में, सद्र सुदूर में। ठीक है, क्या किया जाता था? इसका जो है अपील किया जा सकता था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो न्यायालय था, काजी ए सूबा का न्यायालय। किसका? काजी ए सूबा का न्यायालय। काजी ए सूबा का काजी ए सूबा का न्यायालय था। यह जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर क्या करता था? यह जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की, यह जो है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सुल्तान द्वारा जो है नियुक्त किया जाता था। इसकी नियुक्ति कौन करता था? सुल्तान इसकी नियुक्ति सीधे करता था मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ठीक है, अब देखेंगे कि तथा ये जो था कौन? काजी ए सूबा का न्यायालय। इसमें आप देखेंगे दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होती थी और फैसला होता था। किसका किसका? दीवानी प्लस फौजदारी, दोनों मामलों की यहां क्या होती थी? सुनवाई होती थी। और दोनों पर क्या किया जाता था? दोनों पर फैसले जो है दिए जाते। ठीक है, प्रांत के अन्य काजियों की नियुक्ति, ठीक है, प्रांत के अन्य काजियों की नियुक्ति कौन करता था? प्रांत के अन्य काजियों के साथ ही साथ परगनों में काजियों की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों की सिफारिश कौन करता था?
काजी ए सूबा। कहां कहां ध्यान दीजिएगा। पहला किस जगह? पहला तो प्रांतीय न्यायालय, ठीक है। प्रांतीय न्यायालय में, या कह सकते हैं कि प्रांत के अन्य काजियों, काजी भी निर्णय लेता था, वो भी न्याय देता था। तो प्रांत में अन्य काजियों तथा परगनों में अन्य काजियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? सिफारिश कौन कर रहा है? सिफारिश काजी ए सूबा कर रहा है, और काजी ए सूबा की सिफारिश पर उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? सुल्तान कर रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके बाद जो न्यायालय आता है, कौन सा न्यायालय है? दीवान ए सूबा का न्यायालय। कौन है? दीवान ए सूबा। दीवान, हाँ ठीक है, दीवान ए सूबा। एक काजी ए सूबा है, इसके बाद दीवान ए सूबा। यह केवल दीवान ए सूबा का बहुत सीमित क्षेत्राधिकार कह सकते हो। क्या था? केवल भू राजस्व संबंधी या भूमि राजस्व संबंधी, क्या? भूमि राजस्व संबंधी मामलों में ही ये क्या करता था? फैसला देता था। इसके बाद आप देखेंगे जो चौथा न्यायालय है वो है सदरे सूबा का न्यायालय, या आप कह सकते हो सदर ए सूबा। सदरे सूबा, या कह सकते हो सदर ए सूबा, ठीक है। अब देखेंगे ये जो सदर ए सूबा का न्यायालय है, सदर ए सूबा का जो न्यायालय है, ये जो है दीवाने सूबा की तरह जो है, इस न्यायालय के भी अधिकार क्या थे? सीमित थे। इस न्यायालय के अधिकार भी, या अधिकार क्षेत्र जो है बहुत सीमित था। तथा आप देखेंगे प्रांत में कौन? मुफ्ती। प्रांत में, यहां से आप देखिए, प्रांत में कौन? मुफ्ती, ठीक है। मुहतसिब, मुहतसिब के बाद आप देखेंगे दाद बक। क्या? दाद बक, ठीक है। दाद बक आदि जो है न्याय संबंधी पदाधिकारी होते थे, ठीक है। किससे संबंधित? न्याय से संबंधित पदाधिकारी क्या थे? होते थे, ठीक है। अब देखेंगे कि काजी कौन कौन? काजी फौजदार, आमिल, कोतवाल, ठीक है। आमिल, कोतवाल, ग्राम पंचायतें, आदि जो है प्रांतों के न्यायिक उप विभागों में शामिल थे। किसमें? न्यायिक उप विभाग में शामिल थे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन
सल्तनत कालीन कृषि एवं राजस्व व्यवस्था। ठीक है, सल्तनत कालीन कृषि एवं राजस्व व्यवस्था। ये तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा और यहां से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? सल्तनत कालीन कृषि एवं राजस्व व्यवस्था। ठीक है, कृषि एवं राजस्व सल्तनत कालीन कृषि एवं राजस्व व्यवस्था। ठीक है, आप देखेंगे कि जो सल्तनत काल में राज्य की समस्त भूमि जो है मुख्यतः कितने भागों में विभाजित थी? 4 विभागों में। 4 विभागों में विभाजित थी। अब देखिएगा, इसमें शुरू से आज का जो पहला क्या, कानून 4 थे, न्यायालय 4 थे, कृषि एवं राजस्व व्यवस्था 4 विभागों में। ठीक है, तो 4 ध्यान दीजिएगा। अब आप देखेंगे पहला क्या है? पहला है इक्ता। क्या है? इक्ता। पहला है इक्ता। आप देखेंगे इस भूमि से लगान वसूल करने का कार्य किसका होता था? मुफ्ती या वली करते थे, मतलब प्रांताध्यक्ष। मुफ्ती या वली। इक्ता से जो है, इक्ता भूमि से लगान कौन वसूल करता था? इक्ता भूमि से लगान जो वसूल हो रहा है मुफ्ती या वली द्वारा किया जा रहा है। ये अपना खर्च चलाने के पश्चात वली जो कर वसूल करता था, उस धन से, जो धन एकत्रित होता था, उस धन से पहले अपने खर्च को चलाता था। इसके बाद जो भी शेष धनराशि बचती थी क्या करता था? शाही राजकोष में या शाही कोष में जमा करवाता था। ठीक है, बचे हुए धन को शाही कोष में क्या करता था? जमा करवाता था। ठीक है, ख्वाजा नामक अधिकारी क्या करता था? ख्वाजा नामक अधिकारी, एक अधिकारी होता था। कौन? ख्वाजा। ख्वाजा नामक अधिकारी जो है, इनके मुफ्ती या वली के कार्यों का क्या करता था? निरीक्षण करता था। इनके मुफ्ती या वली के कार्यों का क्या करता था? निरीक्षण जो है, इनके कार्यों का निरीक्षण जो है करता था। ठीक है, अब देखेंगे ऐसा माना जाता है कि ये अधिकारी जो है या उल्लेखनीय है कि अधिकारी जो है भूमि के मालिक नहीं होते थे। ये जो है भूमि मालिक नहीं होते थे। ठीक है, भूमि मालिक नहीं होते थे। इसके बाद दूसरा जो था, पहला क्या हो गया? इक्ता। दूसरा जो विभाग था वो क्या है? खालसा। दूसरा विभाग क्या है? खालसा। अब आप देखेंगे जो खालसा है, यह पूर्ण रूप से, यह भूमि पूर्णतः क्या थी? केंद्र के अधीन थी। यह जो है पूर्ण रूप से केंद्र के, यह पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन थी। आप देखेंगे चौधरी और मुकद्दम नामक पदाधिकारी। कौन? चौधरी और
मुकद्दम नामक चौधरी और मुकद्दम नामक पदाधिकारी क्या करते थे? इस भूमि से कर एकत्रित करते थे। क्या? कर। कर एकत्रित जो है करते थे। अब देखेंगे आमिल। आमिल नामक अधिकारी, ठीक है, क्या था? आमिल जो क्या है? आमिल जो है परगना का प्रमुख था, वली जिले का प्रमुख है। ठीक है, तो आप देखेंगे आमिल नामक अधिकारी, आमिल नामक अधिकारी, ठीक है, आमिल नामक आमिल नामक अधिकारी क्या करता था कि अपने क्षेत्र से कर वसूल करके, अपने क्षेत्र से क्या करता था? कर वसूल करके शाही कोष में जमा, शाही कोष में जमा करवाता था। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा था, क्या था? अनुदान। तीसरा क्या था? अनुदान। अनुदान। अब देखेंगे कि अनुदान जो है यह कर मुक्त भूमि होती थी। यह क्या थे? कर मुक्त भूमि थी। कर मुक्त, यह कर मुक्त भूमि थी। इसे जो है क्या था? पुरस्कार, उपहार, पुरस्कार, उपहार, सेवा निवृत्त, ठीक है, पुरस्कार, उपहार, सेवानिवृत्त जो है अधिकारियों को तथा धार्मिक अनुदान के रूप में अधिकारी को वह धार्मिक अनुदान के रूप में क्या की जाती थी? दी जाती थी। इस भूमि को प्राप्त करने वाले का भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था। इस भूमि को जो पाता था कौन? अनुदान भूमि। अनुदान भूमि को जो पाता था उस पर क्या था? उसका अधिकार जो है, उसका अधिकार वंशानुगत था। ठीक है, उसका अधिकार वंशानुगत था तथा आप देखेंगे कि यह भूमि जो है पूर्ण रूप से क्या थी? कर मुक्त थी। यह भूमि पूर्ण रूप से कर मुक्त थी। चौथा आप देखेंगे, चौथा जो था 4 विभागों में विभक्त होता। चौथा क्या है? सामंतों की भूमि। चौथा जो है सामंतों की भूमि है। सामंतों की भूमि। आप देखेंगे कि यह भूमि सुल्तान के अधीन हिंदू राजाओं, सामंतों या जागीरदारों की थी। किसका? हिंदू राजाओं, हिंदू राजाओं, सामंतों, जागीरदारों, ठीक है, हिंदू राजाओं, सामंतों, जागीरदारों की भूमि थी, जो प्रतिवर्ष की भूमि थी, जो प्रतिवर्ष सुल्तान को एक निश्चित कर देते थे। एक
निश्चित कर का भुगतान करते थे। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने कृषि एवं राजस्व व्यवस्था में जो 4 भागों में बांटा गया था, क्या क्या था? इक्ता था, खालसा था, अनुदान था, सामंतों की भूमि थी, जिस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर लिया। अब हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन कर व्यवस्था। सल्तनत कालीन कर व्यवस्था। सल्तनत कालीन कर व्यवस्था, या क्यों लिख देते हैं कर व्यवस्था। सल्तनत कालीन आप अपने मन से पढ़िए। ठीक है, सल्तनत कालीन कर व्यवस्था। सल्तनत काल में मुख्य रूप से 5 प्रकार के कर प्रचलित थे। कितने? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कर जो है क्या थे? प्रचलित थे। 5 प्रकार के कर प्रचलित थे। ठीक है, अब देखेंगे कि मुस्लिम विधिज्ञों ने करों को धार्मिक करों एवं धर्मनिरपेक्ष करों में विभक्त किया था। किसमें किसमें? धार्मिक कर और धर्मनिरपेक्ष कर। धार्मिक कर और धर्मनिरपेक्ष कर में विभक्त किया था। ठीक है, तो सबसे पहला कर हम क्या पढ़ेंगे? उस्र। पहला कर क्या था? उस्र था। क्या था? उस्र। अब देखेंगे कि इस कर के तहत उपज का 10 एवं इस कर के तहत उपज का 10%, ठीक है, उपज का 10% एवं 5% या 5% भाग जो है लिया जाता था। भाग लिया जाता था। यह कर सिर्फ क्या था? यह कर सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था। सिर्फ मुसलमानों से वसूल किया जाता था। और आप देखेंगे कि प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि पर, ठीक है, प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि पर, किसका? प्राकृतिक संसाधनों से सिंचित भूमि पर कितने परसेंट का कर था? 10% का कर, 10% कर लिया जाता था। तो वहीं मनुष्यकृत साधनों से, वहीं या मनुष्यों द्वारा निर्मित संसाधनों से कितना लिया जाता था? 5% या 5% कर लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद उस्र के बाद हम पढ़ेंगे खराज। क्या पढ़ेंगे? खराज। उस्र के बाद हम लोग खराज को पढ़ेंगे। यह जो है खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। किसमें? गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। गैर मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है, यह कर खराज नामक कर गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। किंतु यदि खराज वाली भूमि पर कोई मुस्लिम कृषि करता था, ध्यान दीजिएगा, अगर खराज वाली भूमि पर,
मुस्लिम कृषि कार्य करता था तो उससे भी यह कर क्या करता था, लिया जाता था, कर लिया जाता था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनिए, एक खराज नामक जो कर है यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन अगर कोई मुस्लिम खराज वाली भूमि पर कृषि कार्य करता था तो उससे खराज नामक कर लिया जाता था, और कर वसूल करने की जो दर थी, उपज दर थी, क्या था, 1/3 भाग से अधिक, कितना, 1/3 भाग से अधिक और 2/5 भाग से कम। ठीक है, 1/3 भाग से अधिक और 2/5 भाग से कम होती थी। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो नंबर आता है, किसका आता है, खुम्स का आता है। किसका, खुम्स। एक खुम्स क्या है, खुम्स जो है दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके लूटे गए धन का होता था, यह लूट से प्राप्त धन होता था। इसे सामान्य भाषा में आप कह सकते हो लूट से प्राप्त धन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यह कुल लूट का है, किससे प्राप्त होता था, लूट से। लूट से प्राप्त धन जो क्या होता था, खुम्स होता था। यह जो है लूट का 1/5 भाग, इस खुम्स का 1/5 भाग क्या था, शाही कोष में जाता था, शाही कोष में, और 2/5 भाग क्या था, 2/5 भाग सैनिकों में क्या किया जाता था, वितरित किया जाता था या बांट दिया जाता था। लेकिन आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, इन्होंने कुल लूट का जितना लूट था, देखिए 2/5 मैंने लिख दिया, 4/5 होगा। ठीक है, शाही कोष में 1/5 भाग और सैनिकों में 4/5 भाग। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, एक जो लूट से प्राप्त धन था इसका जो है 4/5 भाग क्या करते हैं, कोष में रखवाते हैं, शाही कोष में जमा होता है, और 1/5 भाग क्या होता है, 1/5 भाग सैनिकों में वितरित जो है किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2001 में, ध्यान दीजिएगा, यूपीपीएससी 2001 में एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मिलान कराने के लिए आया था। अब इसके बाद हम चौथा देखेंगे जकात। चौथा हम क्या देखेंगे, जकात। जकात अब देखेंगे यह केवल धनवान मुस्लिमों से प्राप्त धार्मिक कर था। क्या था, धनवान मुस्लिम से प्राप्त धार्मिक कर था। ठीक है, धनवान मुस्लिमों से प्राप्त
धार्मिक कर होता था। यह कर आय का 25%, यह कर आय का 2/5%, यह कर आय का 2.5% क्या है, लिया जाता था। इसका संपूर्ण भाग, इसका जो संपूर्ण भाग था क्या था, मुस्लिमों के कल्याण के लिए, मुस्लिम कल्याण के लिए व इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए व धर्म प्रचार के लिए क्या था, धर्म प्रचार के लिए व्यय किया जाता था। ठीक है, आप देखेंगे जब आप लोग पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, एक नाम आता है सदका। क्या आता है, सदका। सदका, ये भी एक सदका नामक कर भी या सदका नामक कर का उल्लेख मिलता है, जिसे जो है प्रायः किसमें माना जाता है, जिसे हम जकात ही मान लेते हैं, जकात माना जाता है। ठीक है, सदका नामक कर का उल्लेख मिलता है, जिसे हम जकात में ही शामिल करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जकात के बाद आता है जजिया कर। जकात के बाद आता है जजिया कर। जजिया कर या जजिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यह जो है आधुनिक इतिहासकारों ने इस कर को, आधुनिक इतिहासकारों ने इस कर को, आधुनिक इतिहासकारों ने इस कर को धर्मनिरपेक्ष कर मानते हुए, क्या, धर्म निरपेक्ष कर मानते हुए क्या कहा है कि यह गैर मुस्लिमों से इसलिए लिया जाता था क्योंकि ये जो है सैनिक सेवा से मुक्त थे। ठीक है, ये जो है सैनिक सेवा से क्या थे, सैनिक सेवा से मुक्त थे, इसलिए इनसे जजिया नामक कर लिया जाता था। आप देखेंगे स्त्रियों, बच्चों, भिखारी, ब्राह्मण, पागल, स्त्री, बच्चे, भिखारी, ब्राह्मण, पागल, ये जो है इनसे यह कर जजिया नामक कर या धर्मनिरपेक्ष कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक पहला शासक है। कौन, फिरोज शाह तुगलक। ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक पहला शासक है जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। ठीक है, आप देखेंगे कि संपन्न वर्ग से 40%, ये जो जजिया कर लिया जाता था, ये जो संपन्न वर्ग था, ठीक है, संपन्न वर्ग से 40%, ठीक है,
संपन्न वर्ग से 40%, मध्यम वर्ग से क्या, मध्यम वर्ग से 20%, मध्यम वर्ग से 20% तथा सामान्य वर्ग से 10% वसूल प्रतिवर्ष जजिया कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, आप देखेंगे इन करों के अतिरिक्त, ये जो कर हैं 5 कर हैं, इन 5 करों के अतिरिक्त मुसलमानों से 2.5% तथा गैर मुस्लिमों से 5% अतिरिक्त कर व्यापारिक कर के रूप में लिया जाता था। किसके, व्यापारिक कर के रूप में, व्यापारिक कर के रूप में मुसलमानों से, मुस्लिम से कितना, 2.5%, गैर मुस्लिम से 5% वसूल किया जाता था। ठीक है, आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने बताया है जब हम अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश को पढ़ा रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत कालीन लोगों पर अनेक प्रकार के करों का बोझ लाद दिया था, जिसमें से आवास कर और चरागाह कर, चरी कर के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक है, आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक जो ब्राह्मणों से कर व जजिया कर वसूल करता है, वही फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, सिंचाई कर भी लगाता है। कौन सा कर, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिंचाई कर भी लगाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिंचाई कर जनता से वसूल जो है किया जाता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि फिरोज शाह तुगलक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो अनेक प्रकार के लगभग 24 अतिरिक्त कर लगाए गए थे, उन सभी करों को क्या करा था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन लगान व्यवस्था। ठीक है, तो आज बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके माध्यम से, इस कंटेंट के माध्यम से वो लोग लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।